नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पत्र लेखन। अगर हम बात करें उत्तराखंड में, चाहे यूके ट्रिपल एस सी हो या यूके पीएससी हो, दोनों ही आयोगों के द्वारा पत्र लेखन के टॉपिक को रखा गया है। अगर हम यूके ट्रिपल एस सी की बात करें तो जो जनरल सिलेबस है हमारा यूके ट्रिपल एस सी का, वहाँ हर पेपर में, चाहे वो क्लर्क हो, स्टेनो हो, बीडीओ हो, बीपीडीओ हो, पुलिस हो या अन्य जो भी परीक्षाएं, हर जगह आता है। वहीं हम बात करें यूके पीएससी के, तो वहाँ पे आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव या पीसीएस तक की परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम यूकेपीएससी की बात करें तो वहाँ सिंगल लाइनर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉरी, यूके ट्रिपल एस सी की बात करें तो सिंगल लाइन में, और यूकेपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव रूप में पूछा जाता है। पूरा इसका प्रारूप लिखा जाता है, इनकी विशेषताएं वो सब लिखित रूप में होती है। तो इसको हम पढ़ेंगे। वैसे हमारा ये मेन जो टारगेट है वो यूके ट्रिपल एस सी को करके है, लेकिन फिर भी हम यूकेपीएससी की भी कुछ चीज़ें इसमें बताएंगे जैसे जैसे वहाँ पे आता है। बाकी जब कभी यूकेपीएससी के लिए स्पेशल क्लास बनाएंगे तब वहाँ पे पूरा विस्तार से एक चीज़ को समझाया जाएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं। अगर आपने स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी कि बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैच से जुड़ सकते हैं। हमने 99 रुपये में बैच लॉन्च किया है जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी और आपको नोट्स मिलेंगे, क्विज वगैरह कराया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज करके संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो बच्चे पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मात्र 49 रुपये में हमने 90 प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। ये बहुत अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं और जिसमें आपका लगभग मैं बात करूँ तो 4200 क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में आपको मिलने वाले हैं। ये आपको मिलेंगे। ये हमारा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। वरना आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिएगा आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा प्यारे बच्चों, पत्र लेखन तो आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, लेकिन ये टॉपिक ऐसा होता है, ये एकदम से बच्चों को समझ में नहीं आता है, इस कारण हम इसको स्किप भी कर देते हैं। तो पहले हमने कुछ बेसिक चीज़ों को जानना है, उसके बाद हम पत्र लेखन के जो मेन चीज़ें उसको पढ़ेंगे। अगर हम कुछ बेसिक चीज़ों की बात करें तो जो पत्र लेखन में सबसे पहले हम पत्र के प्रमुख अंगों की बात करेंगे। जो पूरा एक पत्र होता है, उसका पूरा प्रारूप होता है, उसके हम पहले प्रमुख अंगों की बात करते हैं। देखिएगा, इसमें एक होता है पत्र संख्या, जो यहाँ भी लिखते हैं, कुछ पत्रों में यहाँ लिखी जाती है, कुछ पत्रों में यहाँ पे, जो कि पत्र संख्या होती है। प्रेषक होता है जिसके द्वारा, या जैसे कोई व्यक्ति पत्र को भेज रहा हो या किसी कार्यालय से कोई पत्र जा रहा हो तो उसे कहा जाता है प्रेषक। मतलब आप किसी को पत्र भेजोगे तो आप क्या कहलाओगे? प्रेषक कहलाओगे। प्रेषिती क्या होता है? प्रेषिती होता है जिस के पास पत्र जाएगा। मान लो आपने अपने मित्र को पत्र भेजा तो आप हो गए प्रेषक, और आपका मित्र क्या हो गया? प्रेषिती हो गया। या किसी कार्यालय से गया, मान लो किसी कार्यालय से गया तो जिस कार्यालय से पत्र जाएगा वो प्रेषक कार्यालय, और जिस कार्यालय में जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रेषिती। उसके बाद स्थान और दिनांक की बात करें तो स्थान दिनांक में दोनों ही देखने को मिलती है। जिस जगह से पत्र जाता है वहाँ वो स्थान भी होता है डला हुआ, और जहाँ पर जाता है वो स्थान भी देखने को मिलता आता है हमें कुछ पत्रों में। उसके बाद तिथि भी लिखी जाती है जिस तिथि को निर्गत किया जाता है। उसके विषय की हम बात करें तो देखिएगा, विषय अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे पूरे पत्र का, जो हमें जिस मेन उद्देश्य से हमने पत्र को तैयार किया है, उस पत्र को संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में लिख देते हैं विषय में, जिससे हम विषय को ही पढ़कर जान सकते हैं कि ये पत्र किस बारे में लिखा गया है। अब पत्र तो काफ़ी लेंथी होता है, अब हम उसके विषय में शॉर्ट में लिख देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि भाई इस पत्र का विषय ये है। जैसे हम कोई मान लो चैप्टर पढ़ते हैं, हम मान लो अगर हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, मान लो नदी तंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर में लिखा होता मुख्य विषय क्या है? नदी तंत्र है। तो हम आइडिया लगा लेंगे इस पूरे चैप्टरों में नदी से संबंधित चीज़ों को पढ़ा जाएगा। संबोधन की हम बात करते हैं तो संबोधन क्या होता है? जब किसी हम पत्र के प्रारंभ करते हैं तो उसमें
जो उसका पूरा जैसे बोलते हैं प्रिय महोदय, या मैं ये कहने का संदर्भ करता हूँ कि, तो इस तरीके से पत्र में संबोधन होता है। ये देखो ये चीज़ें ना, ये चीज़ें जो यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो यूके पीएससी की तैयारी करते हैं वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मैं पत्र को ये सारी चीज़ें इसलिए बता के चल रहा हूँ क्योंकि हम ना वन लाइनर में कितनी भी बार पत्रों को पढ़ लें वो हमें समझ में नहीं आ पाती है चीज़ें, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से बेसिक से समझा के चल रहा हूँ कि आप एक बार पढ़ लें और एक बार में ही आपको चीज़ें याद हो जाए। पूरे ध्यान से देखना है वीडियो को, और पहली बार अगर चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करना और एक कमेंट जरूर करना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें पत्र में मुख्य विषय होता है, उसके बाद समापन रहता है पत्र का। कई पत्रों में ऐसा होता है, जैसे अगर हम अर्ध सरकारी पत्र देखते हैं तो वहाँ पर समापन में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सम्मान, सादर, भाव, इस तरीके से मतलब आदर सूचक सम्मान आपके होते हैं। संलग्नक क्या होता है, संलग्नक जब मान लो कोई पत्र होता है तो वो किस किस को भेजा जा रहा है तो वहाँ पे संलग्नक होते हैं, वो अभी हम आगे बताएंगे, वो समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद देखिएगा, हम जो हमारे अंग हैं इन अंगों में मुख्य मुख्य चीज़ों को देख लेते हैं। ये तो अंग हमने शॉर्ट में देख लिए, लेकिन मेन मेन को हम देखते हैं। देखिएगा पत्र संख्या क्या होती है, पत्र संख्या क्या होता है इसको हम अच्छे से देखते हैं। देखिएगा जहाँ से पत्र निर्गत होता है, मतलब जिस जगह से पत्र आपके जारी हो रहा है ये पत्र संख्या वहीं डल जाएगी। मतलब किसी कार्यालय से हो रहा है तो उस कार्यालय में ही क्या कर देंगे, इस पत्र संख्या को डाल देंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई जहाँ पत्र गया वहाँ पत्र संख्या डल रही है। निर्गत का मतलब जिस जगह से ये पत्र जारी है, मान लो मैं हूँ, मैं कोई पत्र लिख रहा हूँ, वैसे देखिएगा अगर हम व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो उसमें पत्र संख्या वगैरह इतना होती नहीं है। जैसे किसी कार्यालय से कोई पत्र लिखा गया तो पत्र संख्या कार्यालय में ही डाल देंगे, जहाँ जाएगी वहाँ नहीं डलती, जिस जगह से निर्गत होता है पत्र संख्या वहीं पर डाल देते हैं। उसके बाद पत्र एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, पत्र संख्या ये जो हमने लिख रखा है ये क्या पत्र संख्या है, तो इस तरीके से होता है, जैसे 0, 9/5 क्या इस तरीके से है ना। तो जो स्टार्टिंग वाला है, जो पहले ओब्लिक के मतलब ओब्लिक जो स्टार्टिंग वाला ओब्लिक है उससे पहले जो 0, 9 है ये क्या होता है मूल पत्र संख्या। उसके बाद में जो ये वाला आपको दिख रहा है ये होता है उप पत्र संख्या। तो एक होता है इसमें जो शुरुआत में होगा वो होगा मूल पत्र संख्या, उसके बाद में होगा उप पत्र संख्या, और लास्ट में होता है निर्गत वर्ष, मतलब जिस वर्ष में वो आपके पत्र जा रहा है 24, 25, 26, 27 इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कभी आपको ऐसा हो कि आप मान लो समीक्षा अधिकारी वगैरह की तैयारी करें तो वहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। प्रेषक क्या होता है मैं आपको बता चुका था। प्रेषक भेजने वाले का नाम, या जिस पद से वो भेजा जा रहा है उसका नाम, या जिस कार्यालय से भेजा जा रहा है उसका नाम। प्रेषित जो प्राप्त करने वाला होता है उसका नाम, पद का नाम या उसके पते का नाम। स्थान क्या होता है, स्थान और दिनांक। स्थान देखो पत्र निर्गत करने वाली तिथि, मतलब जिस स्थान से पत्र निर्गत हो रहा है वो वाला स्थान आ जाएगा, और जिस तिथि को वो पत्र निर्गत हो रहा है मतलब भेजा जा रहा है तो वो तिथि आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम कभी भी पत्र लिखते हैं तो उसमें इस तरीके से हम डालते हैं 15 अगस्त 2022 प्रयागराज, तो कभी भी नहीं तिथि हम ऐसे नहीं डालेंगे पत्र में। जब पत्र लिखेंगे 15/8 ऐसे नहीं डालेंगे, या 15 AUG अगस्त, या इंग्लिश में नहीं लिखेंगे। हमेशा जब हम कभी भी पत्र लिखते हैं तो ये तिथि इस तरीके से डलती है 15 अगस्त 2022 प्रयागराज। तो जो अगस्त है ना हमको हिंदी में ही लिखना पड़ता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। विषय क्या है, पत्र का मूल उद्देश्य, मतलब जिस उद्देश्य के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, मतलब पत्र का संक्षिप्त रूप क्या होता है, विषय होता है। संबोधन, संबोधन में जैसे हम महोदय का प्रयोग करते हैं। जो औपचारिक पत्र होते हैं उसमें हम महोदय का प्रयोग करेंगे। जो जैसे सारे जो कार्यालय पत्र होते हैं एक तरीके से मतलब जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाएंगे तो वो एक तरीके से औपचारिक पत्र होते हैं, उसमें महोदय का प्रयोग किया जाता है। अनौपचारिक की अगर हम बात करेंगे तो अनौपचारिक या अर्धशासकीय पत्रों में प्रिय श्री महोदय का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं दो चीज़ें और आपको बता देता हूँ, ये आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा। देखिएगा पत्र में दो टाइप और दो प्रकार और आप एक बार देख लेना। एक होता है औपचारिक, एक होता है आपका औपचारिक पत्र और एक होता है आपका अनौपचारिक। इसको आप नोट करके कहीं भी लिख लेना, औपचारिक और अनौपचारिक। देखिएगा औपचारिक पत्र मुख्य रूप से क्या होते हैं, औपचारिक पत्र मुख्य रूप से
एक किसी कार्यालय से दूसरे कार्यालय को भेजे जाएंगे, मतलब एक कार्यालय दूसरे कार्यालय को भेजा जाएगा। और ये किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से पत्र नहीं होता है, इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं जुड़ा होता है। ये पूर्णतः क्या होते हैं, आपके सरकारी पत्र होते हैं और इसमें मूल रूप से कार्यालय का नाम होता है, औपचारिक होते हैं और औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण रूप से एक तरीके से कार्यालय ही इसमें भाषा होगी। और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, ये व्यक्तिगत रूप से लिखे जाते हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने अपने मित्र को लिख दिया, किसी ने अपने पुत्र को लिख दिया, किसी ने अपने पिता को लिख दिया, या किसी ने अपनी माता को लिख दिया। ये होते जैसे आप अपने मित्र को शादी में बुलाना चाहते हो और आपने पत्र लिख दिया, तो ऐसे पत्र जो व्यक्तिगत रूप से लिखे जा रहे हैं तो वो क्या होते हैं, आपके अनौपचारिक पत्र होते हैं। याद रखोगे ना, मतलब जिन पत्रों में व्यक्तिगत रूप से जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे अगर कोई एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को पत्र भी लिख रहा है, तब भी वो क्या है, आपका अनौपचारिक पत्र में आता है। मतलब दो अधिकारी एक दूसरे में आपस में एक दूसरे का नाम लेकर, मतलब जहाँ नाम आ जाएगा ना, जहाँ भी किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा तो वो आपका अनौपचारिक पत्र के रूप में आ जाएगा। मान लो दो अधिकारी हैं और वह आपस में एक दूसरे से नाम लेकर कोई किसी कार्य पे चर्चा कर रहे हैं, तो वो आपके अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। उसकी आगे मैं जिक्र करूँगा। उसके बाद देखिएगा समापन में, समापन क्या होता है, समापन में हम सहसम्मान, सादर सम्मान सहित इन औपचारिक पत्रों में इनका मेन रूप से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में प्रयोग कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे हमें क्या पढ़ना है। अगर हम यूके ट्रिपल एससी की मैं बात कर लेके चल रहा हूँ, अगर हम यूके ट्रिपल एससी की बात करें तो हमको क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या है। अब देखो भाई, पत्र लेखन में बहुत सारी चीज़ें हैं, अब हम सबको कहाँ तक पढ़ेंगे, तो हमको मेन चीज़ें पढ़नी है जो हमारे पेपर में आएंगी और पहले भी आई है। देखिएगा हमारा जो सिलेबस है यूके ट्रिपल एससी का, उसमें टिप्पण दे रखा है, प्रारूपण दिया है, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र, इन 5 चीज़ों को दे रखा है। उसमें 5 चीज़ों से क्वेश्चन आए हैं। आज की वीडियो में हम सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र और आपका विज्ञप्ति को देखेंगे। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरकारी या शासकीय पत्र के बारे में। इन चीज़ों को पढ़ने के बाद जो कुछ वन लाइनर पॉइंटर बचेंगे उसको भी हम नोट कर लेंगे। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। वैसे परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी है, कभी कहीं से एक आधा क्वेश्चन कभी बना दें। शासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसमें एक पद से दूसरे पद को किसी शासकीय निर्णय, नीति, आदेश, निर्देश अथवा सूचना इत्यादि के सापेक्षिक पत्र व्यवहार किया जाता है। परिभाषा आपको याद भी नहीं करनी, बस आप देख लीजिएगा। कभी भी एग्जाम में अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वरना अगर आप वनडे एग्जाम में ऑप्शनल की तैयारी करें तो वहाँ पर नहीं आता। अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो हम देखते हैं। ये आएंगे इसमें क्वेश्चन इसकी विशेषताओं से। हमारे पेपर में या यूके ट्रिपल एससी के पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनकी विशेषताओं से बनेंगे। अब हमें एक एक विशेषता देखनी है। और किसकी विशेषता पढ़ रहे हैं हम, सरकारी पत्र बोल दो या उसको शासकीय पत्र बोल दो, बात एक ही है। नंबर 1 हम बात करेंगे, इनका उद्गम एवं गंतव्य शासकीय पद होता है। उद्गम कैसे, उद्गम का मतलब क्या होता है, जहाँ से पत्र जारी हो रहा है, मतलब जिस जगह से पत्र लिखा जा रहा है। और गंतव्य मतलब जहाँ पे वो पत्र जा रहा है। मान लो इस कार्यालय में एक ये कार्यालय और एक ये कार्यालय, पत्र इस कार्यालय से लिखा गया और इस कार्यालय में गया, तो जहाँ से लिखा गया तो वो क्या कहलाएगा, उद्गम स्थान, और जिस जगह पे गया वो क्या कहलाएगा, गंतव्य स्थान कहलाएगा। तो इस पत्र का मतलब जहाँ से लिखा जाता है और जहाँ पे पहुँचता है, दोनों ही किसी न किसी शासकीय पद से होते हैं। मतलब सरकारी ही व्यक्तियों से, मैं कहूँ सरकारी अधिकारियों से और कार्यालय से ये संबंधित पत्र होते हैं। इनका संचालन द्विआयामी होता है, द्विआयामी होता है, अर्थात यह पत्र वरिष्ठ पद से कनिष्ठ पद या कनिष्ठ पद से वरिष्ठ पद की ओर प्रेषित किया जा सकता है। अब हमारे एग्जाम में क्या आएगा, हमारे एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक आएगा, याद रखना। क्वेश्चन आएगा, अब वो क्वेश्चन कई तरीके से घुमा के देगा कि शासकीय पत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। इन पत्रों का उद्गम एवं गंतव्य शासकीय पद होता है। ये पत्र या इन पत्रों का संचालन द्विआयामी होता है। ये पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, तो उत्तम में नहीं अन्य में लिखे जाएंगे, तो ऐसे वो देगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से आपको रट लेना है। तो देखिएगा ये जो पत्र संचालित होते हैं द्विआयामी होते हैं। द्विआयामी कैसे,
इन पत्र को मान लो कोई कनिष्ठ कनिष्ठ पद है, मतलब कोई कनिष्ठ अधिकारी का पद है, उससे वरिष्ठ मतलब कनिष्ठ मतलब छोटा, मतलब छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी को भी ये पत्र भेजा जा सकता है और बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी को भी क्या हो सकता है, ये पत्र भेजा जा सकता है। तो कैसा हो गया, द्विआयामी हो गया। छोटे से बड़ा भी के पास भी जा सकता है और बड़े से छोटा भी इसको भेज सकता है, मतलब छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी को और बड़े अधिकारी से छोटे अधिकारी को भेजा जा सकता है। अर्थात ये पत्र क्या होते हैं, द्विआयामी होते हैं। इन पत्रों को तटस्थ भाव से अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है। सरकारी पत्र किस शैली में लिखे जाएंगे, अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। इन पत्रों में किसी भी हास्य, व्यंग या अनौपचारिक वाक्य ऑब्लिक शब्दों का पूर्णतः निषेध होता है। अब ये सरकारी पत्र है और कार्यालय से जुड़े पत्र होते हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार का हंसी मजाक या कोई ऐसे शब्द जो अनौपचारिक हो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। पूर्णतः एक एक शब्द इसमें क्या होगा, कार्यालयी शब्द होगा, कोई भी अनौपचारिक शब्द नहीं होगा। मतलब जैसे आप अपने अगर मित्र को कोई पत्र लिखोगे तो उसमें आप कोई हंसी मजाक की बात भी लिख सकते हो या कुछ अनौपचारिक बात भी लिख सकते हो, कुछ भी उसमें आप लिख के मतलब कोई मुहावरा भी उसमें डाल सकते हो, दोस्ती से संबंधित मतलब अनौपचारिक वाक्य शब्द, जैसे आपने कोई मुहावरा डाल दिया अपनी दोस्ती का या कोई हंसी की बात डाल दी या कोई हंसने वाली बात डाल दी, तो वो हो सकता है आपका अनौपचारिक शब्द। अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उनमें हो जाता है। लेकिन जो शासकीय पत्र होता है उसमें किसी भी प्रकार के हास्य, व्यंग्य या अनौपचारिक वाक्य शब्दों का पूर्णतः निषेध होता है। इनका संबोधन सामान्यतः नियत और औपचारिक होता है। संबोधन मतलब जब जैसे हम करते हैं महोदय, मैं, मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि, तो जो संबोधन होता है वो एकदम नियत होगा। नियत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत छोटा का मतलब पूरा एक नपातुला होगा कि हाँ इतना होना चाहिए। और क्या होता है औपचारिक, औपचारिक वही किसी भी एक्स्ट्रा वर्ड का यूज़ नहीं किया जाएगा, सिर्फ जो बात लगेगी सही उसी को इसमें रखा जाएगा। इसका समापन किसी आदर सूचक शब्द से नहीं होता है, मतलब किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते जो जिसमें आदर वाला भाव प्रकट हो। ये किस में आएंगे आदर सूचक, अर्ध सरकारी में आपके देखने को मिलेंगे, जो किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भेजा जाएगा, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। इसका प्रारूप निश्चित होता है एवं इन पत्रों में चिन्हों का विशेष ध्यान रखते हैं। ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसका एक बार आपको प्रारूप दिखा देता हूँ। दिखेगा ये शासकीय पत्र का प्रारूप है। यहाँ पे होता है आपका पत्रांक, ये आपका पत्रांक है, मतलब जो पत्र संख्या यहाँ पे डलेगी ये प्रेषक होगा। प्रेषक की अगर हम बात करेंगे तो प्रेषक का नाम, नाम अब ऐसा नहीं कि मोहन कुमार या सोहन कुमार, क्योंकि शासकीय पत्र है तो इसमें क्या होगा, अधिकारी का नाम जो होगा वो अधिकारी का एक तरीके से नाम जब हम लिखेंगे तो ऐसा कभी नहीं लिखते मोहन सोहन कुछ भी इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं, हम कै खे गे इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखिएगा। कभी भी आप पत्र लिखो इस तरीके। उसके बाद उसका पद नाम मतलब किस वो पोस्ट पे है वो नाम। उसके बाद शासकीय पता मतलब किस जगह से वो पत्र लिखा जा रहा है, कि एक तरीके से जिलाधिकारी कार्यालय से या शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से, इस तरीके से वो आपके हो सकता है। इसके बाद सेवा में मतलब जिसको वो भेजा जा रहा है, यहाँ से भेजा जा रहा है, जिसको वो भेजा जाएगा उसके पद का नाम, मतलब किसी मान लो एसडीएम को भेजा गया हो या तहसीलदार को भेजा गया हो उसका नाम, और उसका पता मतलब जहाँ को भेजा जा रहा है वे होता है। अनुभाग लिखते हैं, यहाँ पे दिनांक स्थान आता है, फिर यहाँ पे इसका मेन जो विषय मैंने बताया था वो लिख देते हैं। इसके बाद फिर आपका संबोधन स्टार्ट होता है, महोदय उपयुक्त विषय के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है, कि इस तरीके से आपका प्रारूप है। इसका पूर्ण रूप भी हम पढ़ते हैं, वो आगे की बात होगी, हमारे एग्जाम के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये देखिए संलग्नक बोला था ना, ये संलग्नक होते हैं, मतलब जिस जिसको ये आपका पत्र भेजा जाए, मतलब ऐसा होता है ना कई समाचार पत्रों में निकलवाने पड़ता है, हम इनको समाचार पत्रों में भी छपवा देते तो उसका हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद ये आपका यहाँ पर भवदीय हो जाता, भवदीय से मतलब समापन होता है, भवदीय हस्ताक्षर लिखे जाते हैं, मतलब जो इस पत्र को निर्गत कर रहा है, उसके बाद उसका नाम और उसका पदनाम, इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दी, हमारे एग्जाम में विशेषताओं से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। अगला हमारा अर्ध शासकीय पत्र, या इसको हम अर्ध सरकारी पत्र भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है देखिएगा, अर्ध शासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जो किसी शासकीय नीति, सूचना या निर्देश पर व्यक्तिगत विचार विमर्श हेतु किसी शासकीय पद द्वारा
अन्य शासकीय या अशासकीय व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें अर्ध सरकारी पत्र की, अगर हम बात करें तो ये पत्र भी क्या होंगे, हमारे शासकीय कार्यों से जुड़े होते हैं, अर्थात सरकारी कार्यों से ही जुड़े होते हैं। अर्ध शासकीय पत्र भी क्या होते हैं, सरकारी कार्यों से ही जुड़े होते हैं। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ होती है, ये जब भेजे जाते हैं तो जब अधिकारी को भेजते तो व्यक्तिगत रूप में भेजा जाता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर मान लो कोई अधिकारी है, कोई किसी पोस्ट पर, वो किसी अधिकारी को पत्र एक अधिकारी के तौर पे और एक कार्यालय के रूप में भेजेगा, तो उसके ऐसा माना जाता है कि वो जल्दी सुनवाई नहीं करेंगे। जब व्यक्तिगत रूप से भेजेंगे स्पेशल उसके लिए ही, मतलब जैसे ऐसे भेजा जाए कि दो मित्र हैं, एक मित्रीय भाव से जब पत्र भेजा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि उस पत्र पर जल्दी कार्यवाही हो जाती है। तो इस कारण ये मैत्री भाव से और व्यक्तिगत रूप से भेजे जाते हैं। अब जब व्यक्तिगत रूप से ये भेजे जाएंगे तो ये अनौपचारिक पत्र हो जाएंगे, सीधी सी बात है। जब जहाँ भी व्यक्तिगत जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। तो उसको हम देखते हैं। अब हम इसकी विशेषता देखेंगे, इनका गंतव्य शासकीय या अशासकीय पद होता है। मतलब देखिएगा, पहले उद्गम देखते हैं। इनका उद्गम हमेशा क्या होगा, शासकीय पद होगा। मतलब ये पत्र हमेशा किसी शासकीय पद, मतलब किसी सरकारी जगह से ही जाएंगे, सरकारी कार्यालय से इनका उद्गम होगा और किसी सरकारी अधिकारी के माध्यम से ये जाएंगे। लेकिन गंतव्य की हम बात करेंगे तो इसका गंतव्य सरकारी और अशासकीय, मतलब सरकारी या अशासकीय भी हो सकता है। ये आपको याद करके चल लेना है। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा अर्ध सरकारी पदों का गंतव्य होता है शासकीय और अशासकीय दोनों होता है, लेकिन उद्गम हमेशा क्या होता है, इसका शासकीय होता है। यह सामान्यतः किस शैली में लिखे जाते हैं, अनौपचारिक शैली में होते हैं, और उत्तम पुरुष शैली का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर आएगा सरकारी में कैसा होगा, सरकारी में शैली औपचारिक और अन्य पुरुष शैली, और अर्ध सरकारी में अनौपचारिक और उत्तम पुरुष शैली। याद रखोगे ना, इनका प्रारूप नियत और क्या होता है, औपचारिक। मतलब इनका जो प्रारूप होगा, जो पूरा परफॉर्मा होगा, वो क्या होता है, नियत होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत कुछ भी उसमें लिख देंगे, होगा आपका बिल्कुल नियत। मतलब सारे जो चीज़ें होंगी बिल्कुल वो एक तरीके से, जैसे सरकारी पत्र में हम सेट करके लिखते हैं पत्र संख्या, ये वो सब एक पूरी तरीके से एक्यूरेट रखी जाएंगी, जो कि औपचारिक और नियत इसका होता है। ये याद रखेंगे। शैली आएगी अनौपचारिक, लेकिन इसका प्रारूप जो परफॉर्मा होगा वो क्या होगा, नियत और औपचारिक होता है। ये आपको याद कर लेना है। यह गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श और ध्यान आकर्षण हेतु उपयोग किए जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मान लो कोई मामला हो और वो लंबित पड़ा हो और उस पर अधिकारी का ध्यान नहीं जा पा रहा हो, तब एक बात व्यक्तिगत रूप से पत्र भेजा जाता है, जिससे उस अधिकारी का उस विषय के ऊपर ध्यान आकर्षण हो जाए। इसके संबोधन में प्रिय श्री महोदय का प्रयोग किया जाता है, प्रिय श्री महोदय, और इसका समापन सादर सहसम्मान जैसे आदर सूचक शब्दों से किया जाता है। तो अर्ध सरकारी पत्र में ये चीज़ें होती हैं। शासकीय पत्र या सरकारी पत्र जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर कहीं भी प्रिय श्री महोदय का प्रयोग नहीं किया था, सिर्फ महोदय का यूज किया गया था, ना ही उसमें समापन सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ था। ये आपका देखिएगा, इसका प्रारूप हमें देखने को मिलता है। जैसे अर्ध सरकारी पत्र संख्या, तो पत्र संख्या यहाँ डाल दो, विभाग का नाम, अनुभाग डलता है, दिनांक, स्थान, उसके बाद यहाँ इस तरीके से मुहर करके लिखा जाता है। जो पत्र में होता है वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो इसको मतलब एक तरीके से जिसके द्वारा भेजा जा रहा है उसको क्या ख गह करके लिखते हैं, उसके पद का नाम लिखते हैं, फिर जो विषय होता है उसको लिखा जाता है। फिर प्रिय श्री महोदय, उपयुक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि, और उसके बाद जो भी उसमें पूरा मुख्य विषय होगा उसको यहाँ ऐड करेंगे। फिर अंत में क्या लिखेंगे, सहसम्मान से क्या होगा, पूरी जो बातें थी वो खत्म हो जाएंगी, फिर एक्स्ट्रा चीज़ें बचेंगी जो लिखनी है। जैसे संलग्नक लिख दो, और इसमें भवनिष्ठ, वहाँ था भव दिया है, इसमें भवनिष्ठ का प्रयोग किया जाएगा। फिर जो पत्र भेज रहा है उसके हस्ताक्षर होंगे और उसका नाम वो क्या गया च करके लिख दिया जाएगा। इसके बाद में जिसको भेजा जाएगा उसका नाम, उसका पद और उसका शासकीय पता, इस तरीके से होता है। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई बार पूछा जा सकता है ना एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाएगा। एग्ज़ाम में इस तरीके से आ जाएगा कि अर्धशासकीय पत्र में
पत्र संख्या कहाँ पर होती है, कई बार ऐसे पूछ लेगा अर्थशास्त्र के पत्र में पत्र संख्या कहाँ पर होती है, तो सबसे ऊपर दाएं दिशा में होती है। इस तरीके से आपका आ जाएगा। अब अगली हम बात करें विज्ञप्ति अधिसूचना, तो देखिएगा अधिसूचना आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसके माध्यम से लोक विषयक महत्वपूर्ण मामलों, शासकीय निर्णयों, सूचनाओं एवं अन्य संवैधानिक आदेशों को सर्वसाधारण की सूचना जारी किया जाता है। अब ये क्या होती है, मान लो कोई सरकार को कोई सूचना जारी करनी हो, सरकार को सूचना जारी करनी हो कि भाई हमने आचार संहिता लगा दी है ना, तो वो क्या करेंगे, एक विज्ञप्ति जारी कर देंगे, विज्ञप्ति जारी कर देंगे और जो सर्वसाधारण के सूचनार्थ जारी किया जाए, मतलब सबको उसकी जानकारी मिल जाएगी। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्य रूप से, या कोई शासन में कोई निर्णय अगर लिया जाएगा तो वो एक विज्ञप्ति जारी करते हैं जिससे सब लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे अब इससे पहले हमने जो पढ़ाया पत्र लेखन में, तो एक अधिकारी के पास गए फिर वो अपना जवाब वहाँ देगा, जैसे मतलब किसी अधिकारी ने इस अधिकारी के पास भेजा तो वो फिर अपना जवाब भी भेज देता है। लेकिन जब ये विज्ञप्ति जारी होती है तो सरकार इसको जारी कर देती है कि भाई हमने ये चीज़ किया है, और उसको सब क्या होते हैं पढ़ लेते हैं। बाकी ऐसा नहीं होगा कि उसके बाद कोई जवाब मांगा जाए जनता से, ऐसा कुछ नहीं होता। सर्वसाधारण मतलब सारी जनता के लिए, पूरे भारत का अगर कोई नागरिक है या कोई राज्य स्तर पर है तो पूरे राज्यों के व्यक्तियों के सामने उसको जारी कर दिया जाता है। आप देखिएगा जो पत्र होंगे, जब हम सरकारी पत्र पढ़ रहे थे वो एक अधिकारी के पास गए, किसी और व्यक्ति को पता नहीं चल रहा ना। लेकिन जब विज्ञप्ति अधिसूचना जारी होती है तो सर्वसाधारण की सूचना जारी की जाती है जिसमें आपके लोक विषय के महत्वपूर्ण मामले होते हैं, शासकीय निर्णय होते हैं, सूचनाएं आदि होती हैं। अब देखिएगा हमें जो इम्पोर्टेंट हमारे फैक्ट हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1 क्या आएगा, समस्त विज्ञप्तियों को राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा किसका, मतलब किसको राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होता है, टिप्पण को, प्रारूपण को, विज्ञप्ति को, अर्धशासकीय पत्र को। तो क्या बताएंगे, विज्ञप्ति को। उसके बाद अगला फैक्ट क्या है, सभी प्रकार की विज्ञप्तियों को लोक महत्व का मानते हुए सर्वसाधारण के सूचनार्थ जारी किया जाता है। तो लोक महत्व का इसको मानते हैं और सर्वसाधारण के मतलब सबके सामने इसको जारी कर देते हैं। इसकी जानकारी हर एक व्यक्ति को मिल जाती है, मतलब जो जिसको इनके बारे में पता, मतलब सबके ही सामने जारी हो जाती है, सबको इसका पता रहता है। बाकी आपने इतने पत्र होते हैं आपको पता नहीं लगता, लेकिन जो विज्ञप्ति के माध्यम से कोई चीज़ें निकलती हैं तो उसकी सर्वसाधारण को जानकारी मिल जाती है। उसके बाद राज्य गजट में, जब राजकीय गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाती है तो जो शासन का निर्णय लिया है किसी चीज़ पर तो उसको वैधता मिल जाती है, मतलब पूर्णतः वो प्रमाणिक आपका हो जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राजकीय मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है कि शासन के निर्णय को कब वैधता मिलती है, जब विज्ञप्ति का प्रकाशन राजकीय गजट में हो जाता है। इसके बाद अगला है हमारा शासन स्तर पर या अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों के स्तर पर लिए गए निर्णय को शासकीय पत्र व्यवहार के औपचारिक रूप विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। तो ये भी आपको औपचारिक रूप होता है। तो आ सकता है कि शासन स्तर पर या अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों के स्तर पर लिए गए निर्णयों को शासकीय पत्र व्यवहार के किस रूप के माध्यम से प्रसारित किया जाता है, विज्ञप्ति के माध्यम से। आएगा सरकारी अर्ध सरकारी, तो हमें क्या लगाना है, विज्ञप्ति लगाना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, अभी हमने इसमें 2-3 चीज़ें और रही हैं, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे मेरे वीडियो को देखते हैं सभी को कमेंट करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। जो बच्चे पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो पहली बार में सारा समझ में नहीं आएगा, जब आप इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेव होती चली जाएंगी। अब जब कोई भी हम डिफ़िकल्ट चीज़ पढ़ते हैं ना तो वो हमें एकदम से समझ में नहीं आती है, कब आएगी, जब हम इसको अच्छे से बार बार पढ़ेंगे। बाकी अगर पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट लेना तो प्रैक्टिस सेट को ले सकते हैं, जिसकी जानकारी मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी। नंबर भी मैंने दिया था, एक बार फिर से मैं आपको देता हूँ अपना नंबर 96273137 और 67।
आप इस पे मैसेज करिएगा और प्रैक्टिस सेट या वीडियो बैच की जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बाद एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर कोई भी आपको डाउट हो पत्र लेखन वाले टॉपिक में तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।